हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में पूरे जोर शोर तरीके से दोस्तों आप सभी लगे होंगे। आप सभी के एग्जाम दोस्तों सीबीएसई क्लास 12 का जो है 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे में हमारे पास जो भी समय बचा है दोस्तों, हमें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्जाम में है उस पर फोकस करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप कम समय में अच्छी परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों आज हम आपके सामने इस वीडियो में लाए हैं क्लास 12 के सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर है उसका हिंदी माध्यम में सॉल्यूशन लेकर आए, क्योंकि लगातार बच्चों को मैसेज आ रहा है कि सर हिंदी माध्यम में जो सीबीएसई जो सैम्पल पेपर अभी तक जारी नहीं किया गया है, केवल अंग्रेजी माध्यम में ही सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया। तो ऐसे में आप हिंदी माध्यम में सैम्पल पेपर हमें करवा दीजिए, उसका सॉल्यूशन भी। तो आप पॉलिटिकल मास्टर दोस्तों आप सभी के लिए हिंदी माध्यम में विद सॉल्यूशन के साथ जो है सैम्पल पेपर आप सभी के सामने लेकर आए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो आप सभी का सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होने वाला 26 अप्रैल से, इसमें आपकी जो परीक्षा होगी 2 घंटे होगी और अधिकतम जो अंक जो होंगे दोस्तों आपके 40 नंबर के जो है आपका प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो सामान्य निर्देश यानी आपका जो प्रश्न पत्र है वो 3 भागों में बांटा गया। ए बी सी भाग ए में 8 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है और इन प्रश्नों के उत्तर जो अधिकतम 50 शब्दों में लिखना होगा। आपके पेपर में भी ठीक ऐसे पेपर पूछा जाएगा दोस्तों। भाग बी में 3 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंकों का है और इन प्रश्नों का उत्तर अधिकतम जो है 100 शब्दों में। इसी प्रकार से मानचित्र का उत्तर उसके अनुरूप लिखिए, 1-1 नंबर दिया गया है। और भाग सी में जो है 6 अंकों के 2 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 170 शब्दों में देना है आपको। तो बात करते हैं दोस्तों भाग ए का। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में भारत ने आसियान पर पर्याप्त ध्यान दिया है, इस कथन की पुष्टि के लिए कोई 2 तर्क दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आसियान के बारे में पता होना चाहिए, आसियान क्या है। तो अगर हम आसियान की बात करें दोस्तों, आसियान है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। क्या है दोस्तों? आसियान एक दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पूर्वी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है, राइट। और अगर हम आसियान के गठन की बात करें तो आसियान की स्थापना होती है 1967 में 5 देशों द्वारा जो है। तो जी हाँ, 1967 में 5 देशों द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र में, कहाँ पर दोस्तों? बैंकॉक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर कर कर आसियान की स्थापना की गई। अगर हम आसियान के संस्थापक देशों की बात करें तो आसियान के जो 5 जो संस्थापक देश हैं वो है इंडोनेशिया, जी हाँ क्या है? इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, वियतनाम, ठीक है दोस्तों, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये 5 आसियान के क्या हैं दोस्तों? संस्थापक देश हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, बट इस वीडियो देखने में दोस्तों आपको सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न पूरी तरह से पता चला और जो परीक्षा के लिए आपके बेहद ही महत्वपूर्ण है और आसानी से इसके हिसाब से इसके अनुरूप से आप अपनी आगे की जो परीक्षा आपके एनुअल बोर्ड एग्जाम उसके पूरी अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर हर एक चैप्टर को बखूबी तरह समझाया गया दोस्तों और आप वहां से आगे सारी वीडियो वहां पर देख सकते हैं दोस्तों। तो आसियान की स्थापना 5 देशों ने मिलकर की, यानी आसियान के क्या कहलाएंगे? 5 संस्थापक सदस्य कहलाएंगे। और वर्तमान की अगर हम बात करें दोस्तों तो आसियान में कुल वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में इसके कुल 10 से सदस्य हैं। बाद में 5 और सदस्य इसके होते हैं, उसमें कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, कौन कौन से हुए? ब्रुनेई हुए दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें दारुसलाम, ब्रुनेई के बाद क्या हुआ? दारुसलाम, ठीक है, वियतनाम, ठीक है, इसके अलावा बात करें लाओस और म्यांमार व कंबोडिया। ये बाद में 5 और राष्ट्र जुड़ जाते हैं और वर्तमान में कुल जो हैं इसके 10 सदस्य देश हैं। तो यहाँ से आप आसियान के बारे में समझ गए होंगे। आई थिंक अगर समझ गए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हाल के वर्षों में भारत ने आसियान पर पर्याप्त ध्यान दिया है, इसके कथन की पुष्टि के लिए मैं 2 कारण बताएं इस क्वेश्चन में। तो 2 कारण क्या है कि हाल के वर्षों में भारत ने आसियान पर ध्यान दिया है। 2010 से भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते में आया, यानी जो फ्री ट्रेड एरिया है या फ्री ट्रेड समझौता होता है आसियान के देशों के साथ, उसमें भारत शामिल हुआ है। और 25 जनवरी 2018 को भारत आसियान साझेदारी की रजत जयंती बनाई गई और इस उपलक्ष्य में डाक टिकट भी जारी किया गया। जहाँ क्या जारी किया था? डाक टिकट भी जारी किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत की जो पूर्व की ओर चलो नीति है, जी हाँ, भारत की जो पूर्व की ओर चलो नीति है 1991 में भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान व दक्षिण कोरिया से आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नीति बनाई और ये सारी चीज़ यहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्लियर? तो ये इसीलिए हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। तो यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन। और आसियान
ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन तो पूछेगा, तो प्लीज़ इसको पूरा कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हान नदी पर चमत्कार की व्याख्या कीजिए। हान नदी पर चमत्कार की व्याख्या की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हान नदी क्या है, तो हान नदी दोस्तों दक्षिण कोरिया 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच एक आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकसित हुआ। इसी को हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है, यानी दक्षिण कोरिया के विकास को हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। और हान नदी दक्षिण कोरिया की महत्वपूर्ण नदी है। 2017 से दक्षिण कोरिया विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सैन्य खर्च में दक्षिण कोरिया विश्व में 10वां स्थान रखता है। जी हाँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत विश्व में कौन सी अर्थव्यवस्था, किस नंबर की अर्थव्यवस्था है, 5, 10, 15, 20, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो और यहाँ पर देख सकते हैं मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया का मानव विकास सूचकांक में 18वां स्थान है और 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बन गया है, जो कि उसके सर्वांगीण विकास का प्रतीक है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, दक्षिण एशिया प्रत्येक मायने में विविधता का प्रतीक है तथा एक भू राजनीतिक क्षेत्र का गठन करता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थक में कोई 2 तर्क दीजिए। तो दक्षिण एशिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दक्षिण एशिया क्या है, तो दक्षिण एशिया, अगर हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की बात करें तो सार्क की स्थापना कब होती है, 8 दिसंबर को। कब होती है, 8 दिसंबर को 1985 में, 1985 में सार्क की स्थापना होती है। 8 दिसंबर 1985 में सार्क की क्या होती है, स्थापना होती है दोस्तों। और जब ढाका में 7 संस्थापक सदस्यों ने मिलकर स्थापना की, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका ने एक चार्टर पर सिग्नेचर कर स्थापना की थी, ठीक है। बाद में 2005 में दोस्तों सार्क का एक और सदस्य बन जाता है, उसका नाम होता है अफगानिस्तान, यानी 8वां सदस्य। सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं। तो अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें दोस्तों, तो दक्षिण एशिया में उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर, पूरब में मौजूद बंगाल की खाड़ी इसे भौगोलिक विशेषता प्रदान करती हैं। और दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, परंतु दक्षिण एशिया के इस क्षेत्र में लोकतंत्र को ज़्यादा स्वीकार्यता मिलती है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि दक्षिण एशिया प्रत्येक मायने में विविधता का प्रतीक है तथा एक भू राजनीतिक क्षेत्र का गठन भी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को वर्तमान में शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र क्यों माना जाता है? तो भारत को वर्तमान में शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र क्यों माना जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हम अगर बात करें तो हमने लोकतंत्र को अभी तक बहुत शानदार तरीके से इसको संचालन किया और अभी तक कायम, हमारा लोकतंत्र अच्छी तरह से कायम है और भविष्य में भी कायम रहेगा। और अगर बात करें तो भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत है। भारत दुनिया की 5वें नंबर की तेज़ गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो मानव संसाधन के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत करती है। सैन्य दृष्टिकोण से भारत की सैन्य शक्ति, परमाणु शक्ति व तकनीकी इसे आत्मनिर्भर बनाते हैं। आर्थिक परिप्रेक्ष्य अगर हम बात करें तो भारत को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है और संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन भारत प्रवासियों के साथ भारत की प्राचीन समावेशी संस्कृति को 21वीं शताब्दी में शक्ति के एक नए केंद्र के रूप में एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं भारत को जो है वर्तमान में शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र मानने के लिए पूरी तरह से दोस्तों स्पष्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि शक्ति यानी शीत युद्ध के पश्चात दक्षिण एशिया में अमेरिका की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। 2 उदाहरणों के साथ वर्णन कीजिए। तो शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं। वह भारत पाकिस्तान के बीच लगातार मध्यस्थता की भूमिका निभाता रहा है और दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियां अपनाई गई हैं। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आर्थिक सहयोग की सुगम बनाने हेतु दशेश सार्क की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अगर हम दोस्तों इससे पहले हमने आपको बता दिया कि जो दशेश सार्क की स्थापना 1985 में की गई और जनवरी 2004 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क देशों ने ऐतिहासिक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता यानी साप्ता पर हस्ताक्षर किए और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं से दूर किया जा सके, इसके लिए सार्क की साप्ता की स्थापना की गई। और यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 2 बार स्थगित किया गया था। चुनाव स्थगित करने के क्या कारण थे बताए गए। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में अगर हम बात करें तो पहला आम चुनाव कराना देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण था ही
और इसके कई कारण थे। अगर हम बात करें तो देश में उस समय मात्र 17 करोड़ वोटरों में से केवल 15% शिक्षित वोटर थे और लगभग 3200 विधायक और 489 लोकसभा सदस्य चुने थे। पहले आम चुनाव की मतदाता सूची में 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज नहीं थे और बहुत से चीज़ें ऐसी हो गई जिसमें मतदाता सूची में किसी और का नाम कहीं और पर लिखा गया, जैसे अला की बीवी, फला की बीवी, ऐसे बहुत सारी समस्याएं थीं। और इतने बड़े देश में तुरंत लोकतंत्र स्थापित करना, चुनाव कराना किसी भी बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं था। हालांकि भारत के तमाम जनता ने और भारत के निर्माताओं ने पहले आम चुनाव पूरी तरह से सफल बना दिया और दुनिया की तमाम मीडियाओं को मुंह की खानी पड़ी। नहीं तो तमाम मीडिया भारत के लिए लिख रही थी कि भारत जो है अपने जो कह सकते हैं कि शुरुआती अवस्था में समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना भारत के लिए बहुत बड़ी भूल है, भारत को धीरे धीरे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहिए, ऐसे अचानक से लोकतंत्र की स्थापना नहीं करनी चाहिए। ऐसी तमाम तरह की खबरें मीडिया में चल रही थी। और जब भारत ने सफलतापूर्वक 1952 में हमारा अपना जो प्रथम आम चुनाव था वो पूरी तरह से सफल हो जाता है, तो दुनिया की तमाम मीडिया को मुँह की खानी पड़ती है और लोग हक्के बक्के रह जाते कि भारत इतने आसानी से लोकतंत्र को सफल तरीके से कैसे स्थापित कर पाया। क्लियर? ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की 2 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, गठबंधन सरकार की अगर विशेषताओं की बात करें तो गठबंधन होता क्या, इसे हमें सबसे पहले जानना होता है। मान लेते हैं दोस्तों, किसी भी आम चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलती, यानी कोई एक पार्टी को इतना ज़्यादा वोट नहीं मिल पाता है कि वो अकेले दम पर सरकार बना सके, शासन में आ सके, सो क्या होता है कि जब एक पार्टी नहीं बना पाती सरकार, तो ऐसे बहुत सारी पार्टी मिलकर गठबंधन करती हैं, गठजोड़ करती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, समझ गए गठबंधन क्या होता है। अब गठबंधन की सरकार की विशेषता क्या होती है? विशेषता की अगर हम बात करें तो पहली विशेषता क्या है, विभिन्न छोटे दल सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी छोटे दलों की उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है। गठबंधन सरकार के प्रमुख की स्थिति प्राय कमज़ोर होती है और गठबंधन सरकार में जो सहयोगी दल बनते हैं वे सरकार बचाने के लिए धन और पद की मांग करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार की राजनीति को अवसर मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व करने वाले नेता का नाम बताइए। संसद मार्च की क्या विशेषता थी? तो संसद मार्च का नेतृत्व करने वाले थे नेता, उनका नाम है जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करें तो 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही संपूर्ण क्रांति का भी आह्वान किया गया था और उन्हीं दम पर जो है समग्र क्रांति, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत भी की गई थी दोस्तों। तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा गया है कि यूरोपीय संघ और आसियान का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो दोस्तों, यूरोपीय संघ और आसियान की अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे आप सभी को मैंने पहले भी हमारे चैप्टर में दोस्तों यूरोपीय संघ के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा रखा है। तो यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ जो है फरवरी 1992 में, क्या बना दोस्तों यूरोपीय संघ? फरवरी 1992 में, जी हाँ, फरवरी 1992 में जो है यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। और इसमें कुल जो सदस्य देश थे कितने हैं? तो कुल 27 देश हैं और इसकी मुद्रा यूरो है, यानी 27 कंट्रीज़ हैं और इसकी अपनी एक मुद्रा जिसका नाम क्या है, यूरो है। ठीक है, तो इस तरह से यूरोपीय अगर जो संघ है दोस्तों, अगर हम बात करें यूरोपीय संघ की विशेषता अगर हम बात करें तो राष्ट्र राज्य की भारतीय कार्यशैली इसकी, एक झंडा, एक राष्ट्रगान, एक स्थापना दिवस, एक मुद्रा और इसका यूरो है, साझी विदेशी व सुरक्षा नीति भी है। ठीक है, और यूरोपीय संघ का विकास की अगर हम बात करें तो मार्शल योजना 1947 की, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के बहुत से ऐसे राष्ट्रों ने आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिका द्वारा बनाई गई योजना को मार्शल योजना कहते हैं। यहाँ से इसकी शुरुआत की स्थापना होती है दोस्तों। तो यूरोपीय संघ और आसियान में डिफ्रेंसिएशन अगर हम बात करें, इसी प्रकार से अगर हम आसियान की बात करें तो आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों के लेकर हुई थी। तो ये यहाँ से तुलना आप कर सकते हैं दोस्तों, और ये इसका आप आराम से जो है तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको अवेलेबल मिल जाएगी, तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ का लाभ उठाइए। और इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल के साथ साथ हमारे पॉलिटिकल मास्टर के चैनल पर भी मिलेगी दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है द नॉलेज टेबल, उसे भी आप प्यार मोहब्बत दीजिए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर हम आप सभी के लिए दुनिया भर की नॉलेज शेयर करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि भारत में 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित विभिन्न मुद्दों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए जो है
संबोधन में कहा था कि एक जना जो उन्हें काम करने नहीं दे रहा था वो एक जना थे जयप्रकाश नारायण। और इंदिरा गांधी ने जनता से कहा था कि आप लोग चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है, ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की भलाई के लिए आपातकाल लगाया जा रहा है। तो आपातकाल से संबंधित जो मुद्दे थे क्या थे, तो निवारक नज़रबंदी अधिनियम का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया, लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उनके मौलिक अधिकारों के तहत न्यायालय में अपनी गिरफ्तारी की चुनौती भी नहीं दे सकते थे। आपातकाल में नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास यह अधिकार नहीं था कि वे अपने अधिकारों की बहाली के लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटका सके, यानी आर्टिकल 32 और 226 को भी समाप्त कर दिया गया। सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रेस सेंसरशिप को लागू कर दिया। यानी प्रेस सेंसरशिप का मतलब होता है दोस्तों कि अखबारों को कुछ भी छापने से पहले सरकार की रजामंदी लेनी पड़ती थी। और राष्ट्रीय आपातकाल के समर्थक में तत्कालीन सरकार द्वारा यह मत दिया गया कि विपक्षी दलों द्वारा सरकार को उचित ढंग से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है और विपक्षी दल सेना, पुलिस, कर्मचारियों व लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल में न्यायपालिका के साथ केंद्र सरकार के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दा रहा और केंद्र सरकार व न्यायपालिका के बीच संघर्ष हुआ। संसद द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी से संबंधित संविधान में संशोधन किया गया, जिसे न्यायालय ने निरस्त कर भी दिया था। और आपातकाल के बाद अगर हम बात करें दोस्तों, भारत में कई परिवर्तन होते हैं। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें भारत के संविधान में पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और जो है अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया। ठीक है, बाद में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं आपातकाल के बाद दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11वां जो मैप जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में 4 राज्य A, B, C और D चिन्हित किए गए हैं और नीचे दी गई जानकारी के आधार पर उन्हें पहचानिए और उनके सही नाम प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या और संबंधित अक्षर सहित निम्नलिखित तालिका के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर A, B, C, D करके दोस्त 4 नाम दर्शाए गए हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री संबंधित राज्य के बारे में आपको बताना, तो स्वतंत्र भारत के जो पहले राज्य मंत्री थे वो कौन है, वो उत्तर प्रदेश से थे। दूसरे में आएगा गुजरात, तीसरे में कर्नाटक, चौथे में तमिलनाडु दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं वह राज्य जिसे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से संबंधित थे और वह राज्य से एस निजलंगप्पा संबंधित थे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज से संबंधित राज्य। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दी गई दोस्तों। इसी प्रकार से आपके परीक्षा में मैप में द्वारा इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। भाग सी जो 6 नंबर वाला है, तो देशों की शांति एवं समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठन की स्थापना और सुदृढ़ीकरण में निहित है। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं दोस्तों, पूरा उत्तर किया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, द पॉलिटिकल मास्टर। तो उसका नाम आप सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए, आपको सारी PDF वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, और एग्ज़ाम से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट अपडेट और एग्ज़ाम संबंधी सारी जानकारी, जो भी आपको नोट्स चाहिए, सब हमारे पॉलिटिकल मास्टर के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसी प्रकार से अथवा हम क्वेश्चन पूछा कि वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की बदलती भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, उसको भी आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन पूछा गया कि 21वीं सदी के दौरान भारतीय राजनीति में 6 मुख्य मुद्दों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 3 तलाक का मुद्दा है। अगर हम बात करें अभी रिसेंटली आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान करता था, कृषि कानून, NRC की, यहाँ अगर हम बात करें CA की बात करें, ठीक है, सारी जो राम जन्मभूमि, राम मंदिर, एक दलीय प्रधान गठबंधन सरकार उदय 2014 में हुआ था, ये सारी किसी तरह अवधि के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसी प्रकार से भारत में आपातकाल अवधि के दौरान न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। तो ये भी आपको करना है। NDA UPSC भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो CBSE के सैम्पल पेपर में पूछी गई हैं और इसका पूरा सोल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत है। और जैसे मैंने आप सभी से कहा था कि दोस्त जल्दी आप सभी के लिए इसका सोल्यूशन के वाला वीडियो लेकर आऊँगा, तो वो आ चुका है। तो इसे प्यार दीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है, आप जो भी वीडियो उसको पूरी देखेंगे जो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित देता है इसी प्रकार की अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इसके लिए जो है लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। आपको ज्वाइन करना है कि कुछ नहीं करना, बस हमें ज्वाइन कीजिए या आप सब्सक्राइब ही कर सकते हैं और हमारे चैनल में जितने भी क्लासेस उसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।